मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में चुनावी संग्राम समाप्त पर पहुंच रहा है। दोनों पार्टियों से दिग्गज ने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो कांग्रेस से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सेनापति की भूमिका में है। चुनावी रण में दोनों ओर से हर अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे हैं। चुनावी जंग में सत्ता पक्ष ने विकास का अस्त्र चला दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों सीटों पर विकास का वादा और दावा कर वोट की मांग की है। उनका कहना है कि इन 2 सीटों पर ही नहीं, पूरे प्रदेश में विकास की गंगा भाजपा ने बहाई है और आगे भी भाजपा ही विकास कर सकती है। मुख्यमंत्री 2003 के पहले और इसके बाद की स्थितियों का हवाला भी दे रहे हैं। ये जो वोट मांगने आपसे हम आए हैं, जरा इन कांग्रेसियों से पूछना, तुम्हारी भी सरकार थी, आप कहाँ चले गए थे? सबको भूखे मरने छोड़ दिया था। पुराना जमाना याद करो, एक 55 साल का कांग्रेस का समय निकला है और ये 20 साल में समय बदला है। ये माई को लाइट चल के मैं भाषण अगर दे रहा हूँ तो ये भाजपा की तो देन है, नहीं तो बोल ही नहीं पाते, लाइट रहती नहीं थी। यहाँ मनुष्यों की जगह डाकू घूमते थे, डाकुओं का शरण स्थल था। अब बताओ डाकू को, कांग्रेस की सरकार ने डाकुओं के दम पर अपने लोगों को जिताने के लिए लोगों को मरने छोड़ दिया था। यूँ तो चुनाव 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनावी घमासान विजयपुर सीट पर है। यहाँ 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत के भाजपा में आने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस जनता से दगाबाजी के आरोप लगाकर रावत को घेर रही है, तो भाजपा उन्हें त्यागी पुरुष बताने में जुट गई है। भाजपा का कहना है कि रामनिवास रावत ने क्षेत्र के विकास के लिए विधायक पद की परवाह नहीं की, वो क्षेत्र के विकास के लिए ही भाजपा में आए हैं। चुनाव के बाद आमतौर पे विधायक कोई बन जाए तो कोई छोड़ता है, काय के लिए रिस्क लेगा, काय के लिए झंझट में पड़ेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं विधायक बाद में, मेरे क्षेत्र की जनता का विकास ज्यादा जरूरी। उनने कहा मैं इतने समय तक कांग्रेस में रहा हूँ, लेकिन आप बताओ, उज्जैन आगे बढ़ गया, भोपाल आगे बढ़ गया, ग्वालियर आगे बढ़ गया, ये विजयपुर क्यों पीछे रहेगा? आपके सबके जीवन के बदलाव के लिए वो भाजपा में आए, इसलिए आपको सबको एक एक व्यक्ति को निकाल करके अपने लिए भाजपा के पक्ष में वोट दिलाने की जरूरत है। और आप इधर वोट दोगे, उधर भाजपा जीतेगी। अकेले रामनिवास रावत जी नहीं मिलेंगे। रामनिवास रावत जी को आपके भरोसे से ही हमने तुरंत मंत्री बनाया। इस क्षेत्र के विकास के लिए उनने कदम बढ़ाया, एक कदम हमने बढ़ाया। उधर कांग्रेस भी दोनों सीटों पर जोर लगा रही है। भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस इसी मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के राज में बुधनी में सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ था। विजयपुर में बीजेपी में आने के बाद सिर्फ रामनिवास रावत अपना विकास कर रहे हैं। कांग्रेस चुनावी वादे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। खासकर धान और गेहूं के दाम बढ़ाने, लाडली बहनों को 3000 महीना देने के संकल्प की वो याद दिला रही है। ये बात दीगर है कि कांग्रेस विजयपुर में तो जीत का दावा कर रही है, लेकिन बुधनी पर खुद उसे संशय है। मध्य प्रदेश में बुधनी और श्योपुर में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, और अगर आपने विकास किया होता, हर चुनाव में आप स्मार्ट सिटी बनवा देते हैं, हर चुनाव में आप विकास की बातें करते हैं, और फिर अभी 2 महीने विकास होगा तो फिर बोलेंगे विकास की बात कर रहे हैं। विकास क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं हुआ है। और जो विकास की बात कर रहे हैं कि रामनिवास रावत जी विकास के लिए भाजपा में आए हैं, विकास के लिए नहीं आए हैं, वो अपने खुद के विकास के लिए आए हैं। उनके बहुत बड़े पेट्रोल पंप चालू हो गए, खदानें चालू हो गई, संपत्ति प्रॉपर्टी पे सरकार की ट्रेडिंग नहीं थी, वो सीधी हो गई। ये सब के लिए वो अपने भाजपा में गए। जनता उसका जवाब 13 तारीख को दे देगी, वो घर बिठा देगी। 500% विजयपुर, 50,000 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और बुधनी में भी टक्कर है, कुछ भी अप्रत्याशित परिणाम होंगे। इन 2 सीटों का चुनाव डॉक्टर मोहन यादव सरकार और टीम जीतू पटवारी दोनों के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया। इसके साथ ही कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट भी उसने अपने कब्जे में ले ली है। बुधनी और विजयपुर में भी अगर बीजेपी जीतती है तो डॉक्टर मोहन यादव का कद बढ़ना तय है। वहीं कांग्रेस को अगर इन 2 सीटों पर भी मात मिलती है तो एक बार फिर जीतू पटवारी और उनकी टीम की काबिलियत पर सवाल उठना तय है। अब देखना यह है कि इस परफॉर्मेंस टेस्ट में कौन पास होता है और कौन फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। विकास बनाम वादा खिलाफी। जी हां, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में चुनावी संग्राम शबाब पर पहुंच चुका है। दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। अगर बात बुधनी की जाए, बुधनी जो कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती है, काफी लंबे समय से वो रहे थे और अब उनके केंद्र में जाने के बाद सीट खाली हुई है, उपचुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए विजयपुर रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और वहां पर भी अब उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन दोनों ही सीटों पर देखा जाए तो बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, क्योंकि उपचुनाव काफी नजदीक है और इसको लेकर दावे वादे का दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कई तरह के दावे कर रही है, विकास को याद दिला रही है और विकास के मोर्चे पर एक बार फिर से चलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें, बीजेपी को वादा खिलाफी याद दिला रही है और इसके साथ ही विजयपुर की दगाबाजी को भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना मोर्चा बना रही है। तो आखिर क्यों दगाबाजी, वादा खिलाफी कांग्रेस को नजर आ रही है और क्या जिस एजेंडे पर बीजेपी चल रही है उसमें बीजेपी को कितनी सफलता मिलेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले एजेंडा पॉइंट्स जान लेते हैं। उपचुनाव में कितना चलेगा बीजेपी का विकास का दाव? विकास के वादे पर विजयपुर में कब्जा जमा पाएगी बीजेपी? वादा खिलाफी और दल बदल के आरोप पर बीजेपी को कितना घेर पाएगी कांग्रेस? क्या बुधनी में कांग्रेस ने पहले ही डाल दिए हथियार? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी आप जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और अमित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। दोनों सीटों पर उपचुनाव जो कि अब काफी नजदीक है, ठीक है, दमखम लगाती हुई आपकी भी पार्टी बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन बात बीजेपी की जाए, विकास के दावे याद दिला रही है और विकास के मुद्दे पर ही कहीं ना कहीं चुनाव को जीतने की वो बात कह रही है। फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही। कॉन्फिडेंस में होना भी लाजमी है बीजेपी का, क्योंकि पिछले जो रिजल्ट रहे हैं, विधानसभा देख ले, फिर उसके बाद में लोकसभा में जो क्लीन स्वीप देख ले, खासतौर पर छिंदवाड़ा जिसको लेकर गढ़ माना जाता था कमलनाथ जी का, और इस बार वो भी नहीं रहा है। तो कॉन्फिडेंस तो बीजेपी का बिल्कुल कहा जा सकता है कि रहना ही है। एजेंडा बीजेपी का विकास बता रही है बीजेपी, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, वादा खिलाफी, दगाबाजी जैसी बात की जा रही, तो आखिर आपका एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, हम बीजेपी के कॉन्फिडेंस की बात तो करते हैं, लेकिन जब उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है हम उसकी बात नहीं करते। ये तो इनके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी बोलते थे कि अब की बार 400 पार लोकसभा में, लेकिन जनता ने क्या निर्णय दिया ये आप और हम सब लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों में भी 18 में कहा था उन्होंने अब की बार 200 पार, क्या हुआ था ये जनता ने इनको बता दिया था। तो ये कहने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैं देख रहा था आपके चैनल पे कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि पहले के ज़माने में तो लोग जो है वो भाषण ही नहीं दे पाते थे, लाइट ही नहीं रहती थी, कोई भाषण नहीं दे पाता था। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की बाजू वाली सीट पर जो रामनिवास रावत जी बैठे थे, लगभग 30 साल से वो कांग्रेस के विधायक रहे थे, उन्हीं के यदि वीडियो देख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के ना देखें, इंदिरा जी के ना देखें, अटल जी के ना देखें, उन्हीं के देख लें जो अभी उनके साथ मंच पर मौजूद है, तो उनको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि उस जमाने में लाइट होती थी या नहीं और भाषण कैसे देते थे। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि रामनिवास रावत जी ने बीजेपी ज्वाइन इसलिए की है क्या, ताकि विकास जनता तक पहुंचे, ये भी कहना है बीजेपी। देखिए, ये तो अब जनता जनार्दन जो है वो सब कुछ जानती है। यदि विकास किया होता तो 2023 में जो वहाँ पे ऑफिशियल जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, जनता उनको नकारती तो नहीं। ये तो आप भी इस बात को समझ रही होंगी। यदि विकास किया होता तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी वहां हारता क्यों? और वहां की जनता तो, हम सभी वहां पर जा रहे हैं तो ये पूछ रही है कि भाई सागर में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा, ग्वालियर में क्यों नहीं हो रहा, भोपाल में क्यों नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश के और जगह चुनाव क्यों नहीं हो रहा, आखिर विजयपुर में क्यों उपचुनाव हो रहा है? क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो किस कारण गए हैं। देखिए, ये वहां की जनता को सबको कुछ मालूम है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है रामनिवास रावत जी ने, चाहे उनके अभी जेपी धनोपिया जी ने जो उनको बताया है आपको कि भाई क्या क्या उनको पेट्रोल पंप की हम बात कर लें, खदानों की बात कर लें, तो विकास तो हो गया, लेकिन विकास जनता का नहीं हुआ, विकास रामनिवास रावत जी का हो गया।
और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। बीना में भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने निर्मला सप्रे जी को सदस्यता दिलवाई थी। आज क्यों वहां का विकास नहीं हुआ? क्यों आज वहां की निर्मला सप्रे जी ये तक नहीं कह पा रही हैं, ये तक नहीं बता पा रही हैं वो कि मैं हाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूं, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी मीडिया ने कवर किया था, लेकिन आज वो ये बताने की स्थिति में नहीं है। खैर, विजयपुर और बुधनी की हम बात करें, निश्चित तौर पर विजयपुर में हम बहुत ही सकारात्मक स्थिति में हैं। हम वहां पर बिल्कुल जीतने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि बुधनी को हमने फ्री हैंड छोड़ दिया, देखिए कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। ये पार्टी वो पार्टी नहीं है कि ये कह दे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 200 पार। निश्चित तौर पर बुधनी में टफ मुकाबला है, लेकिन हम वहां अभी बढ़त बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सचिन जी, देखिए विकास के दावे वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन क्या काम आएंगे? क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि ठीक है, पिछले चुनावों की तस्वीर बीजेपी के लिए सही रही है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। देखिए, भाजपा जो है विकास विकास और विकास, इसी की राजनीति करती आई है। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जो है विकास के मंदिर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे विरासत हो, चाहे वो राम मंदिर हो, सभी को एक जैसा सम्मान देते आए हैं। और जो कांग्रेस जो है, जिस तरह की बातें जो हमारे विकास के जो एजेंडा है उसको उस पर जो प्रश्न चिन्ह लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसका जवाब जो है अभी खड़गे जी का बयान ही है, जिसमें उन्होंने ये मान लिया कि जो कांग्रेस है वो अपनी कभी भी गारंटी जो है वो पूरी नहीं कर पाती है। कांग्रेस की जब भी सरकार किसी राज्य में बनती है, और उन्होंने माना कि हिमाचल और कर्नाटका में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जो है वो अपनी गारंटी जो है पूरी नहीं कर पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। ये कांग्रेस का जो चेहरा, चाल और चरित्र जो है वो दिखाता है कि ये सिर्फ जो है एक झूठे वादों वाली सरकार है, और ये झूठे बड़े बड़े जो एक वादे करके किसी भी तरह सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं। और आज जो विजयपुर की और बुधनी की बात कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस में अब आप देखिए कि कांग्रेस में सचिन पायलट इस चुनाव में पहले नेता हैं जो बाहरी राज्य से यहाँ पर आए हैं, और ये सीख ले रहे हैं भाजपा से कि भाजपा जिस तरह से पूरी पार्टी एक होकर जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है, तो आज मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो साथ बैठने को तैयार नहीं है कांग्रेस के। आज जो कार्य समिति की जो सूची जब से जारी हुई है, जीतू पटवारी जी बैकफुट पे हैं, सारे वरिष्ठ नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। तो आज जो है बाहर से नेता बुलाकर और प्रचार करने की नौबत जो है कांग्रेस में आ गई है। तो इस तरह की जो कांग्रेस की जो स्थिति है, अब ये चुनाव थोड़ा जिता पाएंगे, ये चुनाव थोड़ा जिताती है जब जनता ये देखती है कि भाजपा की सरकार में जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं, और जनता की जो एक लोक जनप्रिय सरकार है, उसको देखते हुए जनता जो है वो समझती है और वो वोट करती है। 2018 में भी एक बार कांग्रेस को मौका मिला था, और उस समय इन्होंने वल्लभ भवन को जो है ट्रांसफर की एक इंडस्ट्री का अड्डा बना दिया था, और आईफा और अवार्ड को ही एक अपनी विकास का इंजन बनाने का प्रयास किया। और जो कमलनाथ जी थे वो जो है एक अभिनेत्री के साथ में गलबैया कर रहे थे। तो ये इस तरह की जो नेतागिरी और इस तरह की जो सरकार चलाने का जो एक मॉडल सेट किया हुआ है कांग्रेस ने, इसलिए जनता ने इनको पूरी तरह निखार दिया है। और इस बार भी दोनों जो क्षेत्र हैं उसमें हम उपचुनाव जो है जीतेंगे। चलिए ठीक है, सुरेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी। सुरेश जी, देखिए चुनावी दौर है और निश्चित तौर पर बयानबाजी आना लाजमी हो जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जीतू पटवारी जी के बयान आ रहे हैं, मोहन यादव जी के बयान आ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह की एक बयान सुनने को मिला है प्रचार के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का, उन्होंने एक बात का जिक्र किया, फिर से याद दिलाई है 2003 के पहले की तमाम तरह की जो चीजें हैं, कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना उन्होंने साधा है। तो नहीं लगता कि आखिर कब तक इन चीजों का जिक्र किया जाएगा? आखिर कब तक दिग्विजय सिंह के कार्यकाल पर कांग्रेस गिरती हुई नजर आएगी? देखिए, राजनीति में इस प्रकार के उदाहरण और जो ये तो दिए ही जाते हैं, और कमजोरियां बता करके और जो है प्रगति हासिल करने का या जीत हासिल करने का मुझे लगता है कि एक बड़ा फैशन टाइप का सा है। जबकि होना ये चाहिए कि आप इस चुनाव को क्यों जीतना चाहते हैं। यदि आज की परिस्थिति में आप जनता के सामने ये खड़े होकर के कहेंगे कि भाई हम चुनाव इसलिए जीतना चाहते हैं और हमें जिताइए, हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। परंतु चूंकि
राजनीतिक पार्टियां कोई भी हों, कम से कम उनमें सबसे पहले तो आत्मबल चाहिए, और वो आत्मबल का अभाव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, विजयपुर में इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक दल बदल करके आया हुआ आदमी है, और भाजपा को इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी दल बदल की। इसके बावजूद भी वो दल बदल कराया गया और प्रदेश के ऊपर एक उपचुनाव थोपा गया। इसकी क्या आवश्यकता थी? किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। बुधनी का सबको समझ में आता है कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़े, केंद्र में मंत्रिमंडल में हुए, मध्य प्रदेश में लंबे समय सरकार थी, उसको चेंज करना था, इसलिए स्वाभाविक था कि ये तो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन विजयपुर में तो कोई राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। इसके बावजूद भी जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो प्रश्न बड़े गंभीर है। कोई जो है, जैसे मान लो कोई राजनेता छोड़ करके चला जाता है, तो वो दोनों पक्ष होते हैं, निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं अपने दल को तो धोखा देता ही है। लेकिन इसके बावजूद भी दल जो है वो भी अपने आप में जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाता कि वो अपने विधायक को या अपने प्रतिनिधि को या अपने नेता को और वहां रखे। यदि रामनिवास रावत जी के पेट्रोल पंप और खदाने और ये सब मिलने लगेगा, तो मुझे लगता है कि सारी कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि जहां कुछ भी नहीं मिल रहा वहां रह के क्या करेंगे। जहां खदाने और ये सब मिल रही हैं वहां भगदड़ मचना चाहिए। मुझे तो लगता है फिर पूरा देश भाजपा का हो जाए, क्योंकि खदाने और ये सब मिल रही है वहां। तो ये जो बचकानी बातें हैं, इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अच्छे से ये मान करके चलते हैं कि ये बातें अब क्यों समझ में आ रही हैं। 4 दिन पहले तो आप ही के साथ थे, उनकी खदाने नहीं थी क्या? तब उनके पेट्रोल पंप की आलोचना नहीं हुई थी क्या? हम तो देखते हैं कि कांग्रेस का राज जब चेंज हुआ है 2004 से पहले के, आप पेट्रोल पंप उठा लीजिए किसके थे सारे, टोटल कांग्रेस के नेताओं के। गैस एजेंसियां भोपाल की गिन लीजिए आपको 90% गैस एजेंसियां कांग्रेस की मिलेंगी, 90% पेट्रोल पंप कांग्रेस के मिलेंगे। तो ये धंधा किसने शुरू किया था? आज यदि भाजपा की सरकार आ रही है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को 2 पेट्रोल पंप मिल रहे हैं, तो आप अपने छोड़ करके इनकी आलोचना करना चालू करिए, लेकिन आप अपना छोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो जिसको कह सकते हैं ना कि अपने कार्यकर्ताओं को संपन्न बनाने की प्रवृत्ति है, तो सारे राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से दिखाई देती है और सभी दलों की है। इसलिए मूल मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में डेवलपमेंट की दिशा तय हुई है। हमें हर कदम पर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। जो आंख का अंधा है, नैनसुख नाम रख रखा, उसको नहीं समझ में आए ना आए, लेकिन कौन सी जगह है आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा? आप भोपाल के किसी कोने से दूसरे कोने में चले जाइए, आप ग्रामीण अंचलों में जाकर के देखिए, आपको सब जगह डेवलपमेंट का एक बड़ा आधार दिखाई देगा। आंकड़ों के ऊपर जाएंगे, ठीक है, राजनीतिक दलों के काम है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से डेवलपमेंट हो रहा है। यदि कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में डेवलपमेंट कम हुआ है, तो ये सरकार की कमी है। सरकार को चाहिए वो विधायक और दलीय आधार पर भेदभाव नहीं करे, वो प्रदेश का डेवलपमेंट करती है, तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में। हाँ, एक बात जरूर आती है, ये हमें भी जानकारी है कि जो प्रपोजल बना करके विधायक को देना चाहिए, जो सदन में अपनी बात को कहना चाहिए, उसकी कमी रहती है, जिसके कारण ये सब डेवलपमेंट नहीं हो पाता। भाजपा वालों को अधिकारी बता देते होंगे, कांग्रेस वालों को नहीं बताते होंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके मुझे लगता है डेवलपमेंट एक बड़ा बिंदु है, उसी के आधार पर चुनाव के निर्णय आने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में तो साफ है, उसमें कहने की क्या बात है। जीतू भाई साहब तो मेहनत कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी परिणाम के बारे में बहुत कोई संशय वाली स्थिति नहीं है, सबको जानकारी में। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। सचिन अमित जी, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। देखिए, सचिन जी का जिस तरह से कहना था कि एक बात कह रहे थे वो कांग्रेस की अंतरकलह की, हालांकि इस बात से पूरी तरह नहीं नकारा जा सकता। बार बार यही बातें की जाती है कि चुनाव कोई भी हो, कांग्रेस खुद से ही लड़ती हुई नजर आती है। विधानसभा चुनाव में अंतरकलह स्पष्ट हुई थी, लोकसभा चुनाव में ठीक एक नई टीम बनाई गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत गूंज अंतरकलह की दिखाई दी थी। दिग्विजय सिंह जी की हम बात कर ले, राजगढ़ से बाहर नहीं आ पाए। कमलनाथ जी की बात कर ले, छिंदवाड़ा तक सिमट कर रह गए। तो ये तमाम चीजें दर्शाती है। हाल ही में नई कार्यकारिणी घोषित हुई है कांग्रेस की, लेकिन फिर से स्थिति वही दिख रही है। आखिर सामंजस्य नहीं बन पाता, और क्या ये सामंजस्य चुनाव पर अब असर डालेगा? देखिए खुशी, अंतरकलह की जो परिभाषा है वो किसको कहते हैं? अंतरकलह की परिभाषा क्या ये होती है कि कोई एक भी प्रमाण ना हो और उसके बाद हम उसको कह दें कि अंतरकलह है पार्टी में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अंतरकलह किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। अंतरकलह उसे कहते हैं जब टीकमगढ़ के 6-7 बार के सांसद जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक उनके क्षेत्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्री आते हैं, वो भी मीडिया से बात करते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अंतरकलह इसको कहते हैं। अंतरकलह उसको कहते हैं कि जब इनके बहुत सीनियर
विधायक अजय विश्नोई जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, जब वो खुल के बोलते हैं इस बारे में, जो नए लोग आ रहे हैं, अंतरकला उसको कहते हैं। अंतरकला उसको कहते हैं कि जब रीवा के सांसद और विधायक श्रीनिवास तिवारी जी के पोते जो खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, श्रीनिवास तिवारी जी का जो अपमान होता है, तो ये इसको अंतरकला कहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरवा में झांक कर देखना चाहिए। दूसरा, हमारे पैनलिस्ट में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। पेट्रोल पंप की, गैस एजेंसी की और जितने भी फायदे लेकर लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, हो सकता है हमको लोग इसलिए कह दें कि 4 दिन पहले हमारे यहाँ थे। मुझे लगता है कि गोपाल भार्गव जी का बयान जो है वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार को देखना चाहिए, अजय विश्नोई जी का देखना चाहिए, तमाम लोगों के बयान हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या जो पुराने लोगों का जो अपमान हो रहा है। सुरेश शर्मा जी को मैं कहना चाहूंगा कि रघुनंदन शर्मा जी का बयान देखना चाहिए, जो कि संस्थापक सदस्य रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार क्या क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी बातों को ये कहना कि कांग्रेस को वोट नहीं है या फिर हार रही है या फिर लोग जा रहे हैं या सारे कांग्रेसियों को चले जाना चाहिए कि पेट्रोल पंप मिल रहे हैं, खदान मिल रहे हैं, तो साहब हम लोग तो उस पार्टी के हैं जहां से आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, और वो पार्टी वो है जिसका आंदोलन में ही कोई योगदान नहीं है। देश की लड़ाई में वास्तविक किन लोगों का योगदान था इस देश की जनता के साथ, ये सबको मालूम है। दूसरी बात यह है कि चुनाव जो होता है सिर्फ लड़ाई हार या जीत की नहीं होती है। जो वादा खिलाफी की हम बात कर रहे हैं वो वास्तविक बात है। आप बताइए कि इन्होंने कहा था हर परिवार को रोजगार और स्वरोजगार, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने भी 15 अगस्त को कहा था, आज से 2 साल पहले, कि हर साल हम 1 लाख रोजगार देंगे। किसको मिला है 1 लाख रोजगार, आप मुझे बताइए। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, वो जो भाजपा समर्थित भी हो, जो विरोधी भी हो, वो भी बता दें मुझे। 6 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण का इन्होंने कहा था, उसका क्या हुआ मुझे बताइए। इन्होंने कहा था कि हम बीपीएल परिवार की छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देंगे, उसका क्या हुआ। हाँ, इन्होंने ये कहा था कि हम अपनी जो भी छात्राएं पास होंगी उनको स्कूटियां देंगे, उन स्कूटियों का क्या हुआ? किसी एक को मिली हो तो वो बता दीजिए आप। लाडली बहनों को इन्होंने कहा था हम पक्का मकान देंगे, उसका क्या हुआ। आज विजयपुर में चुनाव हो रहा है तो आदिवासी और अनुसूचित जाति की भी बात होना चाहिए। इन्होंने कहा था 3 लाख करोड़ का संकल्प लिया था इन्होंने। बजट में आखिर तो क्या आपकी स्थिति बातें है? सिर्फ दगाबाजी तक सिमट रही है ना अमित जी। 50,000 से जीतने की तमाम जो बातें की जा रही है, आखिर मायने क्या कुछ है फिर उनके? देखिए, जो बात मैं बोल रहा हूं ना आपसे, ये तो जनता भी जानती है। जो मैंने अभी वादा खिलाफी की बात कही है, जो मैंने प्रमुख बिंदु उठाए हैं, ये बात तो जनता भी जानती है। और आज किस तरीके से मध्य प्रदेश में वित्तीय स्थितियां क्या हैं, ये सब लोग जानते हैं। और जो बात इन्होंने कही थी वो कितनी पूरी हुई है, ये सब लोग जानते हैं। आज मुख्यमंत्री जी को अपना नए विमान के लिए, मंत्रियों के रंग रोगन के लिए, बंगलों के, नई गाड़ियां लेने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जो वादा आपने किया था कि जो भी छात्राएं पास होंगी हम उनको स्कूटियां देंगे, वो स्कूटी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो क्या विजयपुर की छात्राओं को ये नहीं पता? क्या विजयपुर या बुधनी के परिवारों को ये सब नहीं पता? ये लोग क्या सोचते हैं? जवाब अमित जी का। और दूसरा एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि टफ फाइट है बुधनी को लेकर, लेकिन पूरी तरह से आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन आखिर क्यों? ठीक है, बुधनी देखा जाए, कहा जाता है कि शिवराज जी का गढ़ था, तो ये शिवराज जी का गढ़ माने या फिर बीजेपी का गढ़ माने? क्योंकि इस बार तो चेहरा शिवराज जी नहीं है, इसका तो असर कहीं देखने को नहीं मिल जाएगा। देखिए, भाजपा में चेहरा जो है वो सिर्फ एक होता है, वो होता है इस कमल का फूल। हम सिर्फ अपनी पार्टी के नाम से और पार्टी के चिन्ह से, उसी से जो है चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ जो है चेहरा जो है वो सिर्फ संगठन होता है और संगठन ही जो है ये चुनाव लड़ता है। अब अमित जी जो है, अमित जी ये बताने में अभी जो है नाकामयाब रहे कि वो किस आधार पर यहाँ चुनाव में गए हैं। कांग्रेस ऐसा कौन सा विकास का मॉडल लाना चाह रही है मध्य प्रदेश को? देखिए, मध्य प्रदेश में जब हम सत्ता में नहीं आए थे, हमने जो है, जब हम मनमोहन सरकार से जब हम सत्ता हस्तांतरण हुई मोदी सरकार को, तो हमने विकास का मॉडल जो था वो देखिए, बोल रहे हैं कि हमारे संगठन सर्वोपरि मोदी सरकार को जब हुई, कमल के निशान पे चुनाव लड़ते हैं। अब आप लोग सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए थोड़ा सा।
देखिए, गुजरात में को हमने एक विकास का मॉडल बना रखा था और हमने इस देश के लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि जो जैसा विकास जो है गुजरात राज्य का हुआ है, वैसा ही जो विकास है पूरे देश का किया जाएगा। और हमने उस मॉडल को ही आगे बढ़ाया और सारे प्रदेशों में हमने उसी तरह से विकास के मॉडल को जो है अपना जो है मेन जो है मुद्दा बनाया। तो विकास की हम जब बात करते हैं तो हम एक मॉडल बताते हैं, बट यहाँ अमित जी जो है ये कांग्रेस शासित किसी राज्य को ये नहीं बता पाएंगे कि हमने वहाँ क्या काम किया है, वहाँ पर हमने कैसा विकास का मॉडल खड़ा किया है, वहाँ पर हमने किस तरह से अपनी गारंटियों को पूरा किया है। ना तो इनके पास में ऐसा कोई मॉडल राज्य है जहाँ पर इन्होंने कहीं कोई विकास का कार्य किया है, ना इनके पास में इनकी पूर्ववर्ती सरकारों में के कोई उदाहरण है जहां ये बता पाएं कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई विकास किया था इस राज्य का। ठीक है, निश्चित तौर पर ठीक है, और भी चर्चा करते हैं फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, इसलिए सुरेश जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। सुरेश जी देखिए, आपसे भी सवाल सिर्फ मेरा चेहरे को लेकर रहेगा, क्योंकि जिन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें खास बात यह है, बुधनी की अगर बात की जाए तो शिवराज जी इस बार चेहरा नहीं है बुधनी का, हालांकि गढ़ उनका कहा जाता है। ये एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि आशीर्वाद जो मिल रहा था वो शिवराज जी को मिल रहा था या फिर बीजेपी को मिल रहा था। दूसरा, विजयपुर में भी कुछ यही देखने को मिल रहा है, दल बदल हुआ है, रामनिवास रावत जी को आशीर्वाद जनता ने दिया था या कांग्रेस को दिया था, पहले की तस्वीरें। देखिए, विजयपुर में बीच बीच में बीजेपी जीतती रही है, रामनिवास जी का अपना प्रभाव है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि रामनिवास जी के दल बदल करने के बाद जो उनका वोटर था और बीजेपी का वोटर दोनों मिलाकर के यदि प्लस होते हैं तो जीत अपने आप हो जाती है। एक तो मेरा फार्मूला मुझे ये मालूम है, यही परिणाम सामने आएंगे। दूसरा, बुधनी का यदि हम विचार करते हैं तो शिवराज जी निश्चित रूप से वहां का एक चेहरा है, लेकिन वो चेहरा कमल के फूल के निशान के साथ भी रहे थे। उनका अपना चेहरा निश्चित रूप से वहां उस क्षेत्र में बड़ा है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। इसलिए वहां भाजपा का जो प्रत्याशी है वो उन्हीं के अपना समर्थक माना जाता है। तो ये मैं 2 बातें बिल्कुल अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ बहुत जल्दी में। अमित जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारा उनसे किसी प्रकार का बहस का इरादा नहीं है, लेकिन वो बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि ये पार्टी आंदोलन से निकली है। देखिए, आंदोलन जो है, यदि कांग्रेस का आंदोलन था तो फिर एक अंग्रेज के अधिकारी के द्वारा, 2-3 अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस अपनी ही सरकार को हटाने का आंदोलन करेगी, ये किसी को गले नहीं उतरता, मेरे तो कम से कम नहीं उतरता। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, सचिन वर्मा जी ने, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। सचिन वर्मा जी ने ये कहा कि हम गुजरात मॉडल जो है देश भर में देना चाहते हैं। बहुत खुशी होती है जब गुजरात मॉडल पूरे देश में जाए तो, लेकिन वो क्या रहा है कि पूरे देश भर में मैं भ्रमण करता हूँ, वहां सारे डेवलपमेंट के काम ही गुजरातियों को दे दिए गए हैं। यदि ये डेवलपमेंट गुजरात मॉडल है तो मुझे नहीं लगता कि आप क्षेत्रीय संतुलन निश्चित तौर पर तमाम तरह की चीजें जिनको लेकर चर्चा लगातार जारी रह सकती है। सुरेश जी फिलहाल क्योंकि माफी चाहूंगी फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, समय नहीं दिया किसी से। ठीक है, 10 सेकंड में प्लीज अमित जी, क्योंकि समय की कमी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि गुजरात मॉडल की बात करें तो ये तो इन्होंने मध्य प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है ना। मुख्यमंत्री जी को आज कितने अधिकार हैं, क्या है, हर चीज पूछने उनको दिल्ली जाना पड़ता है, ये सबको पता है, ये सुरेश जी को ही पता, सबको पता है। दूसरी बात, कांग्रेस की जहां तक बात है, शायद सुरेश जी ने सुना नहीं, मैंने उनको लगातार ये बोला था कि इस देश की जनता के साथ जो आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ, आप मुझे ये बताइए कि यदि हमारे नेताओं ने आंदोलन नहीं लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो पंडित नेहरू से लेकर तमाम नेता जो हैं वो क्या अंग्रेजों की पूजा करने के लिए जेल गए थे? वो जेल क्यों गए थे? बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। फिलहाल देखिए अमित जी, फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगली चर्चा में बिल्कुल चर्चा होगी। तो फिलहाल देखिए समय की कमी है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाएं करने के लिए, क्योंकि बहस को लेकर और भी, ताकि समय था, चर्चा और भी हो सकती थी, समय की कमी के चलते चर्चाएं समाप्त करना पड़ेगा। तो देखिए, दोनों विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी है और दोनों पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में, हालांकि देखने वाली बात होगी नतीजे क्या कुछ कहलाते हैं। फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।